नमस्कार। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती भारत भारती को पढ़ेंगे। और ये हम किस माध्यम से पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के माध्यम से। मतलब हम यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ेंगे कि परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, क्या प्रश्न आएंगे, किस हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई को रखना है। तो उनके द्वारा रचित जो भारत भारती कविता है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो हमें एक एक चीज़ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम इनकी मूल कविता को पढ़ें। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे तरीके से पढ़ाऊँगी। और पढ़ाने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कौन सी किताब से पढ़ा रही हूँ। तो ये मैं पढ़ा रही हूँ दृष्टि से। दृष्टि की जो किताब है उससे पढ़ा रही हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को आगे कोई इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इस समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भारत भारती है वो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। अब बताइए, ये छोटी सी लाइन है, ये तो सबको पता था कि गुप्त जी की रचना है, परंतु इसमें 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। 3 कैसे? जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? पूछ सकते हैं, तो वो तो हमें पता है मैथिली शरण गुप्त की है। या पूछ लेंगे कि भारत के ऊपर मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, तो वो बता देंगे हम कि भारत भारती है। परंतु यहाँ आप एक शब्द ध्यान से देख रहे होंगे, वो शब्द क्या है? वो शब्द है राष्ट्रीय कवि। राष्ट्र कवि मतलब मैथिली शरण गुप्त को उपाधि दी गई है राष्ट्र कवि की। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या बनता है? पूछ लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त को क्या क्या कहा गया है या उनको कौन सी उपाधि दी गई है। तो आपको ऑप्शन में वहाँ राष्ट्र कवि दिखेगा, जन कवि दिखेगा, सामाजिक कवि दिखेगा, ऐसे कुछ भी। तो आप लोगों को याद रखना है इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा पढ़ने का आज यही मकसद है कि हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देखें, क्योंकि अब परीक्षा में इतना मूल नहीं पूछता, अब ये छोटी छोटी बातों को ही पूछा जा रहा है। देखिए, तो भारत भारती जो है वो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रणयन उन्होंने 1912 ईस्वी में किया। और यह 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंड कौन कौन से? पहला खंड है अतीत खंड, दूसरा कौन सा है? वर्तमान खंड, तीसरा कौन सा है? भविष्यत खंड। मतलब 3 खंडों में ये विभाजित है। इसको भी हमें याद रखना है। इसके 3 खंड हैं। पहला है अतीत, दूसरा है वर्तमान, तीसरा है भविष्यत। इससे पूर्व वे 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। मतलब राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने जब भारत भारती की रचना की तो उससे पहले वो 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। और उसी समय उन्होंने जयद्रथ वध भी लिखा था। जयद्रथ वध की भी इसी दौर की रचना है। मतलब जो जयद्रथ वध है ये और रंग में भंग, ये दोनों, ये वध वाली और रंग में भंग वाली, ये दोनों कविता उन्होंने 1909 में कर ली थी। उसके बाद उन्होंने भारत भारती की रचना शुरू की। ध्यातव्य है कि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं द्वापर, नाहुष, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि इनकी बाद की रचनाएं हैं। मतलब जो इनकी ये सारी रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं ये भारत भारती लिखने की बाद की रचनाएं हैं। जो ये सारी रचनाएं आपको दिख रही हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। पूछ लेंगे पेपर में कि जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी भारत भारती कविता लिखने से पहले इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। तो ये भी मतलब वो भारत भारती लिखने के बाद कौन सी लिखी और भारत भारती लिखने से पहले कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। भारत भारती उनकी शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है। मतलब जो भारत भारती है वो उनकी शुरुआती, जब उन्होंने साहित्य जीवन में कदम रखा था तो उस समय की शुरुआती रचना है, ये याद रखना है। परंतु उसका प्रभाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो अन्य सभी रचनाओं से भारी पड़ती है। अन्य इनकी जितनी रचनाएं हैं उनके सामने भारत भारती का प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। भले इन्होंने शुरुआत में लिखा हो तो क्या हुआ, इसका प्रभाव और रचनाओं के मुताबिक ज़्यादा है। आगे देखते हैं। गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य यह बताया है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। हिंदू समाज के उद्बोधन, उनके कल्याण के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए, उनको अपने मर्म को बताने के लिए, तुम्हारे समाज कैसा है, हमारा भारत कैसा है, इसको बताने के लिए उनको एक रचना लिखनी थी। वे भूमिका में जिक्र करते हैं, वो भूमिका में क्या जिक्र करते हैं
कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह ने उनसे अनुरोध किया कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना मुसद्दद है मुसद्दस है, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए। तो वे भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह, जो ये रामपाल सिंह जी हैं, ये इन्होंने अनुरोध किया था। क्या अनुरोध किया था? कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना मुसद्दस है, जो मुसद्दस रचना है हाली की, वैसी ही उद्बोधन परक रचना, उद्बोधन परक, यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि उनको भी उद्बोधन रचना लिखनी थी भारत के लिए, हिंदू समाज के लिए। वैसे ही राजा रामपाल सिंह भी कह रहे हैं, उन्होंने मतलब मैथिली शरण गुप्त से रिक्वेस्ट की थी, इसका जिक्र किया था कि उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी लिखी जानी चाहिए, जैसा कि हाली ने अपनी उर्दू समाज के लिए लिखी थी। 1907 में आचार्य द्विवेदी ने भी सरस्वती में एक लेख लिखा था। लेख क्या था? कवि और कविता, कवि और कविता, ये लेख था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नजीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए, जो भारत समाज को उद्बुद्ध कर सके। मतलब जो उर्दू के, यहाँ पे देखिए 3 उर्दू के कवियों का जिक्र हो रहा है। कौन कौन से कवि हैं? हाली, नजीर और आज़ाद। ये 3 कवि उर्दू के हैं जिन्होंने अपने उर्दू समाज के लिए अच्छी उत्कृष्ट रचनाएं की। तो यहाँ पर द्विवेदी जी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, वो जिक्र कर रहे हैं अपने कवि और कविता वाली जो उनकी लेख है उसमें, कि हिंदी में भी ऐसा कवि होना चाहिए जो भारत और हिंदू समाज के लिए उद्बोध रचना करे। और रामपाल सिंह ने तो खुद गुप्त जी से अनुरोध किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पूछ लेंगे कि गुप्त जी को उद्बोधन परक रचना लिखने के लिए किसने अनुरोध किया था। तो आपको याद ही नहीं आएगा किसने किया था, तो ये ध्यान से पढ़िए, राजा रामपाल सिंह ने अनुरोध किया था। या ये भी पूछ लेंगे कि राजा रामपाल सिंह ने क्या अनुरोध किया था, तो आपको बताना होगा कि उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी लिखने वाला कोई कवि होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने भारत भारती की रचना क्यों करी है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वह, मतलब भारत भारती के लिए वो लिखते हैं कि जो वो भारत भारती है, वह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। मतलब ये जो ये कथन है, ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, MPD का है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारत भारती के लिए क्या कहा है कि जो ये काव्य है, यह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों, मतलब जिनके अंदर उत्साह नहीं है, अब उत्साह खत्म हो गया है, उनको उत्साहित करने वाला काव्य है। यह स्वदेश प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। जो ये भारत भारती है, यह स्वदेश प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। ये कथन भारत भारती के लिए किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको आप लोग अच्छे से याद करिए, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ हजारी प्रसाद, याद रखिएगा। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कहते हैं, मतलब उन्होंने भारत भारती के लिए क्या लिखा है कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्र की आशा आकांक्षाओं को विभूषित होने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्र को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साक्षात बनाया। जो ये जो कथन है भारत भारती को लेके, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे पढ़ते हैं। भारत भारती की प्रशंसा अज्ञे ने भी की है। वे लिखते हैं कि भारत भारती की खोज का जैसा प्रयास, वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में देखने को मिलता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा
और भावानुमूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की वह अद्वितीय है। मतलब अज्ञे ने भी भारत भारती की तारीफ करते हुए ये कह दिया कि भारतीयता की खोज हुई है भारत भारती में, और ऐसी खोज हमें कहीं दिखाई नहीं देती। वो कह रहे हैं कि भारत भारती ने समाज के हर वर्ग को छुआ है, मतलब हर वर्ग की अपनी बात बताई है उसमें। उन्होंने संवेदना के हर स्तर तक वो गए हैं भारत भारती लिखते हुए। उन्होंने भावानुमूलक और बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों पर कार्य किया है, हर उसकी पुष्टि की है, और ये अद्वितीय है। मतलब अब ऐसी रचना दूसरी नहीं है। ये किसने बोला है? हमारे अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने ये बात कही है। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने आज कितनों का वो देखा कथन? हमने देखा 3 लोगों का। 3 लोग कौन है? पहले हैं हमारे एमपीडी, क्या हो रहा है ये? एमपीडी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे कौन है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ये डी है। और हमारे तीसरे कौन है? हमारे अज्ञे जी। हमने 3 की कथन देखा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेपर में किसी का भी कथन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3-4 लाइनें लिखी हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अज्ञे ने भारत भारती के लिए क्या कहा। 4 कथन दे देंगे, चारों में से बता देंगे कि इसमें से गलत कथन का चयन करो या सही कथन को बताओ। ऑप्शन दे देंगे ABCD, चारों सही हैं, या लिख देंगे ABC सही है, CDE सही है, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। और 4 लाइन में से 3 लाइन ऐसी होगी कि भारत भारती ने संवेदना के हर पक्ष को झकझोरा, भारत भारती में भावानुमूलक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी पक्ष को पुष्टि हुई है, या फिर भारत भारती ने समाज के हर वर्ग को छुआ, ऐसे करके लिख देंगे। और चौथी लाइन में लिख देंगे कि भारत भारती ने अतीत का गौरवगान किया। तो अतीत का गौरवगान यहाँ शब्द यूज़ नहीं हो रहा है, उन्होंने इन 3 लाइनों का यूज़ किया है। तो हमें वहाँ पे देख के फिर उस ऑप्शन को टिक करना होगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नवजागरण का है या पुनर्जागरण का। मतलब विवाद भी होता है। विवाद क्या होता है कि लोग कहते हैं इसमें जो स्वर है, मतलब जो आवाज़ उठाई जा रही है भारत को लेकर, वो नवजागरण का प्रभाव है या पुनर्जागरण का प्रभाव है कवि के ऊपर। तो इसके लेखन के समय तक नवजागरण अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था। राजा राम मोहन रॉय, ये नाम याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े समाज सुधारक थे, इन्होंने अपने अपने नज़रिए से नवजागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे ये लोग। जहाँ दयानंद सरस्वती ने अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया, वहीं पर जो विवेकानंद थे, उन्होंने भारतीय अतीत की महानता के साथ साथ पश्चिमी भौतिकवाद का भी समन्वय किया। समन्वय अर्थात क्या होता है? समन्वय मतलब एकता स्थापित करना, ठीक है, यूनिटी। तो इन्होंने इन दोनों में एकता बनाई कि हम लोगों को क्या करना है, अपने अतीत को भी देखना है कि हमारा अतीत कितना स्वर्णिम रहा है, और साथ साथ हमें क्या करना है कि विज्ञान से भी, बौद्धिक पक्ष से भी जुड़ना है। ऐसे ही नहीं अंधविश्वास को लेकर चलते रहना है। तो इन्होंने इस पक्ष पर बात की थी। तो इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया। मतलब जो ये माहौल बन रहा था उस समय, जो ये परिवेश बन रहा था, ये सारा ये नवजागरण का जो हमने अभी पढ़ा, तो इसका प्रभाव पड़ा था। इसी के जो मानसिकता का प्रभाव, इसी मानसिकता का जो निर्माण हुआ था, वही उसी की अभिव्यक्ति हमें किस में देखने को मिलती है? भारत भारती में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पूछ लेंगे कि कौन सी मानसिकता का विकास हुआ था या कौन सी मानसिकता का प्रभाव पड़ा था मैथिली शरण गुप्त पर कि उन्होंने भारत भारती की रचना की है, ठीक। तो आप लोगों को बताना है कि उस पर किसका प्रभाव पड़ा था? नवजागरण उस समय अपने चरम पर था। उस समय बताना है, अगर उसमें ऑप्शन होगा तो उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं।
इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान सीखने की तड़प गहरी हो जाती है। मतलब कहीं कहीं तो आर्य समाज की अतीत प्रियता, मतलब जो भारत भारती है उसमें अतीत प्रियता हमें देखने को मिलती है, अतीत के प्रति गौरव गान कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हमें क्या दिख रहा है, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की सीखने की तड़प है उसमें, भारत भारती में। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को दिखाया है। तो ये याद रखिएगा कि भारत भारती में क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो अपने अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो रहा है, दूसरा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की बात हुई है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब हम संदर्भ देखते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा हाली और कैफी के मुसद्दसों से मिली। इस रचना को याद रखिएगा, थोड़ा कठिन है, परंतु याद करिए कि हाली और कैफी इन दोनों की रचना से मिली। देश के भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में अपनी प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। अब प्रस्तावना देखिए उन्होंने क्या लिखा है, पूछा जा सकता है ये क्या लिखा है उन्होंने। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट ना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मेरा विश्वास है कि जब तक जो हमारी बुराइयां हैं, हमारी क्या बुराइयां थी, हमारा देश ना, हमारे जो देश के लोग थे वो संघर्ष नहीं करना चाह रहे थे। संघर्ष मतलब वो बौद्धिक पक्ष का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। वो बार बार हर अंधविश्वास में भी अगर उनको टोको कि अगर सती प्रथा है, आप उसको टोकोगे कि यार ये गलत है, स्त्री को जलाना कौन सा धर्म है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारी परंपरा है यार। वो बौद्धिक पक्ष यूज़ ही नहीं कर रहे थे, वो ये कहना सीखना ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं ये गलत हो सकता है, अगर ये सब होता तो इसका एक कारण होगा। कभी अपने इतिहास को भी नहीं पढ़ रहे हम वो लोग कि वास्तविकता क्या है। जात पात बढ़ा रहे हैं भाई, जब पहले जात पात था नहीं तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो। तो ऐसी ऐसी बातों को वो कह रहे हैं कि ये सब हमारी बुराइयां हैं और इनकी जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात इन्होंने करी है, कि इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने करी है। जब वो इस रचना को लिखना जा रहे थे तो इसकी प्रस्तावना में उन्होंने ये बात लिखी है। विषय वस्तु देखते हैं। 3 खंडों में विभाजित यह कविता देश के अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। संपूर्ण कविता की एक ध्येय पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। देखिए यहाँ मैथिली शरण गुप्त का इससे हमें पूरा पता चल रहा है उनका कितना पीड़ा है, कितनी दुख है, कि हम कौन थे, हमारा अतीत एक गौरव था और हम अब क्या हो गए हैं और अभी हम आगे क्या और होंगे। इस बात पर वो कितना जोर दे रहे हैं। तो इस पंक्ति को भी याद करिए, पूछा जा सकता है। इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई है। अतीत खंड में देश का गौरव गान है, जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति, ज्योतिष, अंक गणित, रेखा गणित, भाषा, व्याकरण, कवि और काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, संगीत, गुरुकुल आदि का यशगान है। और ये सारे जो ये मैंने बोले ना, ये सारे उन्होंने उसमें खंड बांट रखे हैं। जो 3 खंड है ना, अतीत वतीत, उसके ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा उद्भव कैसा है, हमारे पूर्वज कैसे हैं, हमारे आदर्श क्या थे, हमारी आर्य स्त्रियाँ कैसी थी, हमारी सभ्यता कैसी थी। इन सब बातों को उन्होंने बताया है। भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। नवजागरण के उद्बोधन का, याद रखिएगा। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है, वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरवमय अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया है, वैसे ही दुख भारत भारती का लेखक महसूस करता है। इस उद्बोधन काव्य की संवेदना आदि सिर्फ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो तो
वो दो पंक्तियाँ क्या हैं, मतलब ये पीड़ा है, इसको अगर दो पंक्ति में व्यक्त करना हो तो क्या है? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बोला जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान में देश की वर्तमान बदहाल दशा की चर्चा है। कवि स्वयं लिखता है, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल व उसके अमित अपकर्ष का। वर्तमान खंड का ये याद रखिएगा, पंक्तियाँ जो ये पंक्तियाँ बार बार आ रही हैं, ये पूछी जाती हैं। वर्तमान खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषक नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म भी हो रहे हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा वर्तमान खंड के अंतर्गत वो बता रहे हैं कि जो देश की बदहालत है उसमें कृषि नर नारी तो पिस ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर गोवध भी हो रहा है। ये कितना कुकर्म है, लोग बेमौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है और ईसाइयों को देश की कोई चिंता नहीं है। और रईसों को, जो रईस है हमारे देश के पूंजीपति, उनको हमारे देश की कोई चिंता नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, उनकी पंक्ति पढ़ते हैं, तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। तो ये देखिए, ये दो पंक्तियों से कितना दुख व्यक्त हो रहा है कि जो ये पूंजीपति होते हैं, जो ये अंग्रेज होते हैं, इनकी यही तो विचारधारा होती है कि तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितना कवि का दुख, कितना कवि की पीड़ा दिख रही है। रईसों के पुत्र तीतर लड़ाते हैं और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं। कवि शिक्षा की अवस्था से भी शुभ है, मतलब कि शिक्षा की जो अवस्था है उससे भी वो बहुत चिंतित है। कवि कहता है कि बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। मतलब यहाँ कितनी मार्मिकता दिखा रही है। आप देख सकते हो भारत की क्या दीन दशा, और अभी भी हो ही रहा है यार। अभी क्या ठीक हुआ है, अभी आप जाइए, कौन फ्री में पढ़ाता है आपको, बहुत कम लोग होते हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। अपना एक एक घंटा निकाल के आपके लिए कैसे कौन मेहनत करता है, सबको पैसा चाहिए, सब फीस लेते हैं, और फीस तो इतनी बढ़ा रहे हैं कि जो गरीब है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये कवि ने उस समय, कब, 1912 के समय ये चीज़ सोच ली थी। तब से लेके आज भी ये चीज़ ठीक नहीं हुई है। कवि साहित्यिक जगत को भी वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है। कविता के संदर्भ में वह कहता है, उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया है, उन्मुक्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया है। मतलब कवि जो साहित्य को भी उसने बोला है कि साहित्य भी खराब हो गया है। साहित्य क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य में हमारी समस्याएं दिखानी चाहिए, परंतु अब साहित्य में क्या है, साहित्य में बस प्रमुख श्रृंगार ही रह गया है। बस लोग श्रृंगारिकता के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी जो लेखक है, कोई भी रचनाकार है, वो हमारी जो दुख दर्द है, जो साहित्य का असली मर्म है, वो चीज़ दिखाई नहीं रहा है। तो इस चीज़ को भी कवि बता रहा है। कवि धर्म की अवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से असंतुष्ट है। कवि पंडों को लताड़ लगाता है। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्हें स्वर्ग का ठेका लिया है। मतलब यहाँ पे जो पाखंड करते हैं उनके बारे में लिख रहे हैं कि वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है। वे निग्न कर्म न एक ऐसा हो जो उनका किया हो। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने पंडितों को भी नहीं छोड़ा है जो बुरे बुरे कार्य करते हैं। उन्होंने अपने काव्य में सबकी कुरीतियों को दर्शाया है। मैथिली चरण गुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, धनोपार्जन, अनैतिकता, जो अनैतिकता तरीके से धनोपार्जन हो रहा था, धंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर रोष व्यक्त करते हैं। मतलब वो इन सब पर भी रोष व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं
जो कवि है वो क्या कह रहा है भविष्यत खंड में। कवि देश में चारों ओर फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सचेत करता हुआ उपाय सुझाता है और इस संकट से उबरने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देता है। पूर्वजों के आत्मबल क्या था? हमारे पूर्वजों का आत्मबल किस भांति जीना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। मतलब हमें किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार मरना चाहिए, हमें ये सब बातें हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। ये सब बातें कवि हमें बता रहा है। आगे देखते हैं। कवि का कहना है कि सभी आपस में बैर विरोध को त्याग कर एकता स्थापित करें। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। मतलब यहाँ पे कवि ने क्या बोला है? एकता स्थापित करने को। मुख्यतः क्या बोल रहा है? एकता स्थापित करो। एकता हमें बल देगी, एकता हमें हमारे संघर्षों से लड़ने की शक्ति देगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से कवि देश हित में खड़े होने का आग्रह कर रहा है। मतलब यहाँ जो चारों जाति हैं उनसे कवि क्या कह रहा है कि एकजुट होकर देश के हित में खड़े रहो। आपसी मतभेद करोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अंग्रेज और पूंजीपति हमें लूटते ही रहेंगे। वह तीर्थ गुरुओं, शिक्षितों, नेताओं, कवियों आदि से भी देश की उन्नति में आगे आकर योगदान देने का आग्रह करता है। जैसे वह कवियों से कहता है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब काव्य हेतु पूछेगा कि काव्य हेतु क्या है मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, तो यही पंक्ति पूछते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बता तो रहे हैं कवि का मर्म क्या होना चाहिए, तो बता रहे हैं केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो इसको हमें याद रखना है। अंत में कवि लोगों में आशा का संचार करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने एवं अपनी पुरानी महानता का महत्व को प्राप्त करे। जो हमारी पुरानी महानता का महत्व है उसको प्राप्त करें। तो यहाँ हमने देखा कितने आसानी से एक एक पंक्ति, जो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ना, देखिए जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये देखिए, इन सबको याद करिए क्योंकि ये सभी पूछेंगे पेपर में और कुछ नहीं आता पेपर में। ये देखिए यहाँ पंक्ति है, ये रही पंक्ति, वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है, निम्न कम कर्म ना एक ऐसा हो ना जो उनका किया। मतलब एक भी अच्छा कार्य उनके अनुसार किया गया नहीं है। उद्देश्य कवि का प्रमुख श्रृंगार रसी हो गया है, उन्मुक्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया है। ये जो ये पंक्ति है ये सब पढ़िए। बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। ये कितनी इजी भी है और कितना इसमें दुख दिख रहा है। आप देखिए एक तरीके से आप कविता की आलोचना अगर करेंगे तो इसमें कवि का दुख दिख रहा है, कितना देश को लेकर कितना चिंतित है। तो ये जो ये सारी यहाँ हमें दिख रही है ना पंक्तियाँ, ये सारी पंक्तियाँ हमें याद करनी है। तो आप लोग इन सब को याद कर लीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। और हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना ये पढ़ा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही यूजीसी नेट की एक एक कविता, कहानी, उपन्यास इन पर भी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।